सबसे पहले वैली ऑफ वर्ड्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का आयोजन हो रहा है जिसमें हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा के कवियों को एक साथ एक मंच पर लाया गया है और हम यहाँ से उनकी कविताओं का पाठ जो है सुनेंगे। धन्यवाद DIT का भी कि वो यहाँ पर हैं और आप सभी लोगों का भी। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री अतुल शर्मा जी को कि वो आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अतुल जी का। हमारे बीच एक बहुत ख़ास शख्सियत हैं जिनका परिचय ख़ास क्यों मैं कह रहा हूँ वो मैं बाद में दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तराखंड की एक बहुत मशहूर हस्ती जिन्होंने अपनी तरह का एक नया काम किया है। नाम है डॉक्टर इंदु अग्रवाल। हमारे बीच सोमेश्वर पांडे जी हैं, बहुत समय से वैली ऑफ वर्ड से जुड़े रहे हैं, अलग अलग सत्रों में आप उन्हें देखते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए सोमेश्वर पांडे जी का। हमारे बीच डॉक्टर भारती शर्मा है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और लगातार वो वैली ऑफ वर्ड से जुड़ी रही हैं। आज हम उनकी कविताओं को भी सुनेंगे यहाँ पर। हिंदी गज़ल परंपरा की एक बहुत मजबूत स्तंभ ममता किरण जी हमारे बीच मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने उन्हें एक और सत्र में सुना था, आज हम उनकी गज़लों को सुनेंगे। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जिनके परिचय देने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सोचा था कि शुरू कहीं और से करेंगे, लेकिन अब मैं कहीं और से शुरू कर रहा हूं। हॉल यही रहेगा हॉल यही रहेगा। आमतौर पर परंपरा ये रहती है कि जो सबसे कनिष्ठ है उसको पहले बुला के निपटा दिया जाता है, सुना नहीं जाता, निपटा दिया जाता है। लेकिन हम उन्हें सुनेंगे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं वरिष्ठ को बुलाकर निपटा रहा हूं, है ना। तो इसलिए मैं बहुत सम्मान के साथ यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ दूंगा जिन्होंने नदी बचाओ आंदोलन और उत्तराखंड आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और इस तरह वो इन दोनों की आवाज़ बने कि उनके दी गई कविताएं, उनके दिए गए नारे उस पूरे आंदोलन की आवाज़ बन गए, मुख्य स्वर बन गए। अब तक तकरीबन 40 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। कविता, जनगीत, उपन्यास आदि, आत्मकथा, नाटक आदि उसमें शामिल हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन से रचनाओं और इंटरव्यू का प्रकाशन होता रहा है। राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जश्न बचपन में रस्किन बॉन्ड की नीली छतरी में संपूर्ण गीत जो है वो उन्हीं के लिखे हुए थे। एक अन्य कार्यशाला में उन्होंने निर्बल वर्मा की कहानी कौवे और काला पानी नाटक में संपूर्ण रंग गीत लिखे। एक ऐसी आवाज़ को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने बाल नुक्कड़ दल की स्थापना की। नाम है अतुल शर्मा जी। वो आएँ और अपनी कविताओं से हम सबको यहाँ पर मोदित करें। समय चूंकि बहुत कम है और कवियों को समय का एकदम अंदाज़ा नहीं रहता है, और जब आप और ध्यान से सुनेंगे तो और नहीं रहेगा। इसलिए मैं इधर बैठना चाहता हूं, लेकिन मैं बैठ उधर रहा हूं। इधर बैठूंगा तो ज़्यादा तंग करूंगा कि 5 मिनट हो गए, इसलिए आपके पास 5 मिनट से 6 मिनट का समय है। और नमस्कार। ये समय की सीमा मैंने ही याद दिलाई है। तो इस 5 मिनट में मैं क्या सुना सकता हूँ ये मैं सोच रहा हूँ। और एक गीत परंपरा ऐसी है, मेरे ख्याल से मंच भी और आप भी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हो जाएं। रिक्वेस्ट है आपसे। एक गीत परंपरा ऐसी भी है जो
शब्द चित्र देती है। जो वो लिखी जाती है या प्रस्तुत की जाती है वो एक शब्द चित्र बनाती है, एक कहानी भी बनाती है, एक रिपोर्टाज भी बनाती है। उसी परंपरा का एक गीत मैं आपको सुनाने चाहता हूँ। और ये 91 और 90 के बीच में जो भूकंप आया था उत्तरकाशी और चमोली में, उस समय लिखी गई थी, लेकिन ये उस समय भी प्रस्तुत की गई और गाई गई और सुनी गई जब केदार आपदा आई 2013 में। तो उसकी एक समसामयिकता भी बनती है। इस दृष्टि से अगर आप इसको सुनेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। सहमी सी गंगा की धार, कांपे हैं बदरी केदार भैया। बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे। कहीं कहीं माँ जी के आंसू पोंछ रही है बहना, कहीं कहीं माँ जी के आंसू पोंछ रही है बहना। अपने दुख दर्दों को बाबा भूल गए हैं कहना। बच्चों के सर से परिवारों की छत टूट गई है, आंसू डूबी नावों में है अब बस्ती को रहना भैया। प्रश्नों की गहरी खाई, आप ताली ना बजाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रश्नों की गहरी खाई है तो उसमें ताली को जम नहीं रहा है। ताली के लिए मैं फिर को भी सुना सकता हूँ। प्रश्नों की गहरी खाई, उसमें है नींद समाई, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। सूने गांव मातम की चादर ओढ़े पड़े हुए हैं, गहरी खाई वाले बूढ़े सहमे खड़े हुए हैं। घायल सीढ़ीदार खेत है, तन मन पड़ी दरारें, छड़ी पेड़ की छिन गई पर्वत, औंधे गिरे पड़े हैं भैया। बाघिन सी सर्दी आई, प्रतीक देखेगा, बाघिन सी सर्दी आई, मृत्यु जल में है समाई, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। ऐसा भी होता है, कंबल आटा पैसा आया, आश्वासन भी आए, कंबल आटा पैसा आया, आश्वासन भी आए, मन मकान के अंदर बर्फीले कोड़े बरसाए। कुछ हो आए दूर गांव तक, कुछ ने नापी सड़कें, आया क्या भूकंप यहाँ पर, चले कैमरे तन के भैया। कंबल तो कंबटवाए, कंबल तो कंबटवाए, ज़्यादा फोटो खिंचवाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। सूने गांव मातम की चादर ओढ़े पड़े हुए हैं, गहरी खाई वाले बूढ़े सहमे खड़े हुए हैं। और यहाँ से बात आगे करता हूँ। अंधियारे के बीज बो दिए, जाने क्या होगा, अंधियारे के पेड़ उगेंगे, जाने क्या होगा। इस पहाड़ से उस पहाड़ तक काले जंगल होंगे, हरी नदी का रंग लाल है, जाने क्या होगा रे भैया। सपने रंगीन दिखाए, सपने रंगीन दिखाए, उजले चेहरे मुरझाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। और अंतिम है, बाजीगर की नज़र पड़ी है नए तमाशों पर, बाजीगर की नज़र पड़ी है नए तमाशों पर, और राजनीति की रोटी सेकी कुछ ने लाशों पर, और राजनीति की रोटी सेकी कुछ ने लाशों पर। कुछ ने अपनी लाशें ढूंढी, कुछ ने नोचे गहने,
कुछ ने अपनी लाशें ढूंढी, कुछ ने नोचे गहने, कुछ ने अपने वोट तलाशे बिखरी लाशों पर भैया हमने पैकेट गिरवाए, पैकेट गिरवाए। आप जानते हैं हमने पैकेट गिरवाए, कोई पाए ना पाए, हमने पैकेट गिरवाए, कोई पाए ना पाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे। सहमी सी गंगा की धार, कांपे हैं बदरी केदार भैया, बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। तो आपको इस बात से अंदाज़ा लग गया होगा कि पहले अतुल जी को क्यों बुलाया गया, क्योंकि जिस मयार पे लाके उन्होंने इस सत्र को खड़ा कर दिया है, अब आपको इस बात का भी अंदाज़ा लग गया होगा कि आज का ये पूरा का पूरा कविता पाठ किस दिशा में जाने वाला है। बीच में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, चेतावनी, क्योंकि सबके पास इस तरह का स्वर हो ये कतई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबका स्वर अलहदा होगा इस बात की पूरी गारंटी है। अगली आवाज़ मैं यहीं पर इसी धरती से जो यहाँ पर पढ़ाती हैं मैं उन्हें दे रहा हूँ, डॉक्टर भारती शर्मा, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाती हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं CSDS लोकनीति की उत्तराखंड की, और डिप्यूटी डायरेक्टर भी सर्व कर चुकी हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में। रिनाउंड ऑथर हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, एक NGO भी चलाती हैं सतत आरोहण नाम से, जहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को और रीडिंग हैबिट को लगातार बढ़ावा देने के लिए, अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए काम करती रहती हैं। हमने इनको अलग अलग मंचों से सुना है, क्लासरूम में विद्यार्थियों ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम सब इनकी कविता सुनेंगे। मैं चाहता हूँ वो आए मंच पर और अपनी कविता का पाठ करें। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर भारती शर्मा। शुक्रिया अंजुम जी। मेरे लिए स्थितियाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण बना दी गई हैं। खैर, कविता तो एक ज़रिया होता है, अपने व्यक्तिगत भावों को सार्वजनिक करने की कला है कविता। छोटी छोटी 2 कविताएं आपसे साझा करना चाहूँगी। मेले कविता का शीर्षक है। मेलों को मैंने किस तरीके से महसूस किया आपसे साझा करना चाहूँगी। मेले मिलवाते हैं, मेले मिलवाते हैं लोगों को खुद से, मेले मिलवाते हैं लोगों को खुद से, तहज़ीब के अलग अलग ढंगों से, तहज़ीब के अलग अलग ढंगों से, बाज़ार में फैले मूल्य और भावों के दिलचस्प रंगों से। मेले मिलवाते हैं लोगों को खुद से, तहज़ीब के अलग अलग ढंगों से, बाज़ार में फैले मूल्य और भावों के दिलचस्प रंगों से। मेले बहुत संस्कृतिवादी होते हैं। मेले दिलवाते हैं, मेले दिलवाते हैं ज़रूरत का सब सामान, मेले दिलवाते हैं ज़रूरत का सब सामान, हर वर्ग, हर जात, शहर और देहात, हर उम्र, हर धर्म को खुश तबीयत से, मन के हर कोने का, हर स्वाद के दोने का जिक्र करते हैं बड़ी कैफियत से। मेले पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक होते हैं। मेले कहलवाते हैं, मेले कहलवाते हैं सदी की विकास यात्रा का सच, मेले कहलवाते हैं सदी की विकास यात्रा का सच, छोटे छोटे बड़े घरों के गुम होने और कंक्रीट की बसावटों का सच, छोटे छोटे बड़े घरों के गुम होने और कंक्रीट की बसावटों का सच, सौहार्द की अपरिहार्यता और विविधता की खूबसूरती का सच। मेले समाजवादी होते हैं। एक साझे खुले मैदान और उन्मुक्त आसमान से मेले मिलवाते हैं लोगों को खुद से।
शुक्रिया। दूसरा नज़रिया साझा करना चाहूँगी इतिहास को लेकर। छोटी सी कविता है। तारीख की वसीयत में कुछ और भी है क्या? सिलसिला अकीदत का मिजाज आदमियत का, सिलसिला अकीदत का मिजाज आदमियत का, तारीख की वसीयत में कुछ और भी है क्या? रिवायतों का सियासी ब्यौरा। हम कहते हैं हिस्ट्री इज़ द मोस्ट वल्नरेबल सब्जेक्ट। रिवायतों का सियासी ब्यौरा, दुनियावी चकाचौंध में कलंदरों का मनमौजी डेरा, वज़ीरों की रहनुमाई में पलते आवामों के मसले मसाइल, वज़ीरों की रहनुमाई में पलते आवामों के मसले मसाइल, तहरीकों की लय पर थरकते ठहराव को अभिशप्त वक्त के साहिल। माजी की फितरत में कुछ और भी है क्या? सिलसिला अकीदत का मिजाज आदमियत का, तारीख की वसीयत में कुछ और भी है क्या? शुक्रिया। अगर इजाज़त हो तो एक छोटी सी कविता और साझा करना चाहूँगी। सर्दियों का मौसम आ रहा है, मूंगफली का मौसम आ रहा है। मूंगफली वाला ठेला। एक छोटा सा एहसास है, मूंगफली वाला ठेला, लेकिन सवाल कहीं है। वो 5x3 के ठेले पे, वो 5x3 के ठेले पे महज मूंगफलियाँ ही नहीं बेचता है। वो 5x3 के ठेले पे महज मूंगफलियाँ ही नहीं बेचता है, बेचता है मजबूरी के कागजी लिफाफों में जीवंत शून्यता। बेचता है मजबूरी के कागजी लिफाफे में जीवंत शून्यता। मेहनत कश होने की एक पक्षीय वरीयता का प्रश्न। द्विआधारी स्वाद के प्रसंग का खोखलापन, द्विआधारी स्वाद के प्रसंग का खोखलापन, सुविधाओं से लैस घरों का अधूरापन। बेचता है निशुल्क महत्वाकांक्षाओं और असंतुष्टि के रिश्ते का कथानक। बेचता है निशुल्क महत्वाकांक्षाओं और असंतुष्टि के रिश्ते का कथानक। ठेले से उठते सहज, शांत और धीमे धीमे धुएं से निकलता जीवन का सच। वो 5x3 के ठेले पे महज मूंगफलियाँ ही नहीं बेचता। शुक्रिया। ये अलग स्वर था, और जहाँ आपने अलग अलग स्वरों को और अभी हम सुनेंगे। यहाँ आपने मेलों की बात सुनी, मूंगफली बेचने वाले उस व्यक्ति की बात सुनी जो अपनी मजबूरियाँ भी बेचता है। अब दूसरी भाषा की ओर चलते हैं, हिंदी से पंजाबी की ओर। हमारे बीच लुधियाना में जन्मे, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पढ़ाई किए हुए एक शख्स मौजूद हैं यहाँ पर। हिंदी और पंजाबी भाषा के कवि और लेखक हैं, और कुछ कहानियाँ अंग्रेज़ी में भी प्रकाशित हो चुकी हैं, तो वो बहुभाषी लेखक हैं। भारत सरकार की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के देहरादून में जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, उसमें वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अलग अलग मंचों से इनको हमने देखा है, सुना है, और आज हम इनकी पंजाबी में कुछ कविताएं सुनेंगे। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोमेश्वर पांडे जी का। धन्यवाद प्रिय अंजुम जी। मैं भी स्टॉप वॉच लगा ही लूँ पहले हैं। हालांकि अंजुम जी ने बता दिया है, उस शब्द ब्रह्म को नमन करते हुए, प्रबुद्ध मंच को नमन करते हुए, समान रूप से प्रबुद्ध श्रोताओं को नमन करते हुए, मैं नमन करना चाहता हूँ उस शख्सियत को जिसके शहर से मैं आता हूँ, जिसके कारण मेरा शहर विख्यात है। 2 लाइनों के साथ। उसका इश्क जग जाहिर था, उसका इश्क
जग जाहिर था और वो कलम का भी माहिर था। हाँ वो, हाँ वही लुधियाना वाला साहिर था, साहिर था। आज उनकी जयंती है, उनको नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को प्रारंभ करता हूं। शुक्रिया। मुझे प्रसन्नता है, आभारी हूं वाओ का कि मुझे मौका दिया बरसों बाद पंजाबी में कविता पढ़ने का। मैं लिखता था पंजाबी में ही, लिखता हूं पंजाबी में ही, हिंदी में भी लिखता हूं, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि पंजाबी मंच से दूर होता चला गया, क्योंकि दक्षिण भारत में गया तो बिना कुछ ज़्यादा भूमिका के कविता आपके सम्मुख रखता हूं। इससे पहले का जो सत्र था आदरणीय ममता किरण जी और विद्यार्थी जी जिसमें थे, जिसमें बात हो रही थी स्थानीय भाषा, स्थानीय लोग, स्थानीय लोगों का योगदान, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। मैं इन्हीं दो बातों पे सबसे पहले पंजाबी में आपके सम्मुख अपनी कविताएं रखूंगा। जो विद्यार्थी जी ने कहा कि बहुतों ने बहुत चीज़ों का जिक्र नहीं किया, चाहे वत्स जी का हरिद्वार का संयोग का जो उन्होंने बात की कि हरिद्वार के स्टेशन पे कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते, जिसका वहाँ स्मरण होना चाहिए दिन प्रतिदिन वो वहाँ नहीं है। ऐसी बहुत सी स्थानीय घटनाएं हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर हम ये उल्लेख नहीं करते तो हम गुनाह कर रहे हैं। उसी गुनाह पे मेरी एक पंजाबी कविता आपके नज़र है। समय दी कसौटी ते, समय दी कसौटी ते असी सारे खड़े हैं, समय दी कसौटी ते असी सारे खड़े हैं, कलम हथ विच ते जबान मूँह विच लैके, कलम हथ विच ते जबान मूँह विच लैके, जे अज सच ना लिखिया अते सच ना बोलिया। पहले सेशन को समर्पित करता हूं मैं। जे अज सच ना लिखिया ते सच ना बोलिया, तां कल अमीर दे चापलूसां च शुमार, तां कल किसे अमीर दे चापलूसां च शुमार, किसे पार्क चौंक जां किसे वीरान जही जगह। ध्यान देना, तां कल किसे अमीर दे चापलूसां च शुमार, किसे पार्क जां चौंक विच किसे वीरान जही जगह, अपनी कमाई, अपनी गूंगी कमाई दी मिट्टी च गड्डे अद्धे जां पूरे, अपनी गूंगी कमाई दी मिट्टी च गड्डे अद्धे जां पूरे मिलांगे, अते आउंदे जांदे परिंदे साडे इस गुनाह लई साडे उत्ते लानतां पाउणगे, साडे उत्ते लानतां पाउणगे। माँ बोली की बात हो रही है, एक छोटी सी और पंजाबी कविता के साथ मैं जगह लूँगा। हम भूल गए हैं माँ बोली, हम भूल गए हैं गाँव, हम भूल गए हैं पुराने रीति रिवाज, तूतां वाले खूह भुल गए। सोहन सिंह सीतल जी का नावल है, जिन्होंने पंजाबी पढ़ी है वो जानते हैं। तूतां वाले खूह भुल गए, पुराने मंजियां ते कच्चे कोठे भुल गए, तूतां वाले खूह भुल गए, पुराने मंजे ते कच्चे कोठे भुल गए। मैंने आज ही के लिए लिखी है, कहीं नहीं बोली। खूह दी रहट दी आवाज़ भुल गए, तूतां वाले खूह भुल गए, पुराने मंजे ते कच्चे कोठे भुल गए, खूह दी रहट दी आवाज़ भुल गए, बन्नी बीही पैंडा अते राह भुल गए। बन्नी खेतों की बन्नी जो होती है, बन्नी बीही पैंडा अते राह भुल गए पिंड, भुल गए छप्पड़ टोबे अते खूह, भुल गए बुझारतां ते भुल गईयां बातां, भुल गए छत्तां उत्ते लगण वालियां बैठकां, भुल गए गिल्ली डंडा, भुल गईयां शरारतां। भुल्ली जागो, सब जानते हैं, भुल्ली जागो, भुल्ली प्रभात फेरी अते भुल गईयां सत्थ दियां बातां, भुल गए भंगड़ा अते गिद्धा, करन लगे डिस्को दियां बातां, भुल गए भंगड़ा अते गिद्धा, करन लगे डिस्को दियां बातां, भुल गए टप्पे माईए अते बोलियां, भुल गए टप्पे माईए अते बोलियां, भुल गए सिठणियां, भुल गए सेवियां, भुल गए पापड़, भुल गए विआह ते भुल गए ओ बरातां। रोमन विच चैट करन लग पए, रोमन विच चैट करन लग पए, भुल गए माँ बोली दा ऊड़ा ऐड़ा ते भुल गए कहावतां। सच्ची दसां जदों दे भुल्ले आ, सच्ची दसां जदों दे भुल्ले आ, माँ बोली घर बार रुल गए हाँ यार,
रुल गए हैं यार, रुल गए हैं यार। शुक्रिया। ये पंजाबी भाषा का रस था जिसमें हम क्या क्या भूले हैं और हमें क्या क्या याद रखना है, उन तमाम बातों का जिक्र सोमेश्वर पांडे कर रहे थे। जब मैं सारे कवियों को, लेखकों को मंच पर बुला रहा था, तब मैंने जिक्र किया था कि हमारे बीच में एक बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद है। तो मैंने कहा था ख़ास क्यों, इसका मैं आपको उस समय हवाला दूंगा जब मैं उन्हें गज़ल कहने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँगा। हमारे बीच डॉक्टर इंदु अग्रवाल हैं। उन्होंने एक ख़ास तरह का एक मजमुआ गज़ल लिखा जिसमें हिंदी वर्णमाला के हर वर्ण को रदीफ़ में तरतीबवार तरीके से निभाकर 110 गज़लें कही गई हैं। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों या वर्णों पर उत्तराखंड में निकला ये पहला दीवान है और 2024 में इसे मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो हिंदी वर्णमाला पर आधारित उत्तराखंड का पहला दीवान लिखने वाली ऐसी लेखक, लेखिका जिनको 2025 में डॉक्टर शेर सिंह गर्ग सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, मैं उन्हें आवाज़ देता हूं कि वो अपनी गज़लों का पाठ हम सबके सामने करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर इंदु अग्रवाल का। आप वहीं से पढ़ सकते हैं, आप चाहें। हेलो, सबसे पहले तो अंजुम जी का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और इतना सब कुछ मेरे बारे में कहने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सीधा साधा, बहुत ही सादे शब्दों में लिखी हुई पुस्तक है और वो सब यहाँ स्टॉल पे भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं उसको। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अंजुम जी को देख के मैं चकित रह गई। मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई थी तो मुझे लगा कोई वयोवृद्ध, मैच्योर्ड और बहुत बड़ी शख्सियत होंगे, पर जब उनको देखा तो बहुत ही दिल में प्रसन्नता हुई और बहुत अच्छा लगा। बहुत मुबारक आपको मंजुम जी, इतना सुंदर संचालन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, परम आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को नमन करती हूँ। आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत। और यहाँ पर अतुल शर्मा जी जो बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं और शायद बहुत एक बड़ा यहाँ पुरस्कार भी पा चुके हैं, सम्मान पा चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे सोमेश्वर जी, बहुत सुंदर कविता उन्होंने सुनाई। और मेरी बहनें ममता किरण जी और भारती जी, आप सबका अभिनंदन है। और उपस्थित मेरे सारे, बहुत मेरे अपने सभी श्रोतागणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी पूज्या सुधा रानी पांडे जी भी यहाँ हैं, बहुत उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे शिव, नाम भूल रही हूँ जी, शिव मोहन जी भी यहाँ पर हैं, उनका भी, और अन्य सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कहती हूँ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से, आज वंदन में क्या मैं अर्पण करूँ, आज वंदन में क्या मैं अर्पण करूँ, मैं तो बस शब्दों का ही तर्पण करूँ, मैं तो बस शब्दों का ही तर्पण करूँ, भाव पुष्प चढ़ाकर जाऊँ बलिहारी, भाव पुष्प चढ़ाकर जाऊँ बलिहारी, काव्य के मंदिर में पदार्पण करूँ, काव्य के मंदिर में पदार्पण करूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे तो परिचय मेरा दे चुके हैं हमारे अंजुम जी, पर 4 पंक्तियाँ अपने बारे में मैं कहना चाहूँगी। ना सिंहासन की चाह रही, ना सिंहासन की चाह रही, ना मुझको कोई ताज मिला, ना सिंहासन की चाह रही, ना मुझको कोई ताज मिला, पर जन्नी बन रणचंडी बन युग युग में सम्मान मिला, पर जन्नी बन रणचंडी बन युग युग में सम्मान मिला। यशोधरा सी शीतल में तो, यशोधरा सी शीतल में तो, लक्ष्मी बाई सी तूफानी, लक्ष्मी बाई सी तूफानी, सब किरदारों में मुझको जग में एक खिताब नायाब मिला,
सब किरदारों में मुझको जग में एक खिताब नायाब मिला, एक खिताब नायाब मिला। और इसके बाद एक मेरी फरमाइश तो हुई है गज़ल सुनाने की, लेकिन मैं गज़ल ना सुना के एक कविता आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि ये एक प्रबुद्ध मंच है और यहाँ पर गज़लें तो होती रहेंगी, पर एक नारी की पीड़ा को मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। तो ये इसमें नारी की पीड़ा को व्यक्त करना मुझे बड़ा सार्थक लग रहा है। काश मोहमाया की इस दुनिया में जग नारी की व्यथा को पहचान जाए, उसकी अंतस की व्यथा कम हो जाए और खुशियों की खिड़की खुल जाए। इसी आशा के साथ मैं ये कविता आपके सामने पेश करूँगी। अगर आप उसकी व्यथा को ज़रा सा भी महसूस कर पाएंगे तो मेरी लेखनी धन्य हो जाएगी। तो सुनिएगा। इसमें माचिस की तीली के एक बिंब से नारी की पीड़ा को उभारा गया है। तो मैं पेश कर रही हूँ अपनी कविता माचिस की तीली। माचिस की एक तीली हूँ मैं, माचिस की एक तीली हूँ मैं, स्वयं को मिटा सारे जहाँ को रोशन कर देती हूँ। माचिस की एक तीली हूँ मैं, स्वयं को मिटाकर सारे जहाँ को रोशन कर देती हूँ मैं। फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं मेरी, कोई नाम नहीं। फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं मेरी, कोई नाम नहीं। कल मैं हवन कुंड में गिरी, कल मैं हवन कुंड में गिरी, गिरकर जली। कल मैं हवन कुंड में गिरी, गिरकर जली और सुगंध बन बिखरी, और सुगंध बन बिखरी। मेरा शरीर भस्म हो रहा था जलकर, मेरा शरीर भस्म हो रहा था जलकर, हवन की आहुतियों में मिलकर, हवन की आहुतियों में मिलकर। सुनाई मुझे पड़ रहा था, कोई प्रसन्न मन कह रहा था, आम की समिधा से ज्वाला निकल रही है। कोई प्रसन्न मन कह रहा था, आम की समिधा से ज्वाला निकल रही है। हविष्य सामग्री की सुगंध मन मोह रही है, हविष्य सामग्री की सुगंध मन मोह रही है। पर मेरा कोई नाम नहीं, पर मेरा कोई नाम नहीं, जैसे मेरा कोई काम नहीं, जैसे मेरा कोई काम नहीं। क्या मैं मात्र जलने के लिए पैदा हुई थी, क्या मैं मात्र जलने के लिए पैदा हुई थी। हजारों बार जलाई गई मैं, हजारों बार जलाई गई मैं, हर बार लगाई उम्मीद मैंने, हर बार लगाई उम्मीद मैंने, हर बार बुझाई गई मैं, हर बार बुझाई गई मैं। मेरा जिस्म और भी काला पड़ गया, मेरा जिस्म और भी काला पड़ गया, हवन कुंड के एक कोने से चिपक गया, अपने अस्तित्व को टटोलता सा, अपने बलिदान के मोल को तोलता सा। ख्वाहिशों की बंद डिबिया, वो माचिस की डिब्बी, ख्वाहिशों की बंद डिबिया से बाहर निकलने का नतीजा भोगता सा, ख्वाहिशों की बंद डिबिया से बाहर निकलने का नतीजा भोगता सा। सिर से पैर तक जला गई ये ज्वाला, सिर से पैर तक जला गई ये ज्वाला, मेरे बदन का निशान तक मिटा गई ये ज्वाला। गुमशुदगी का एक कफन उड़ा गई ये ज्वाला, गुमशुदगी का एक कफन उड़ा गई ये ज्वाला। सोचने लगी मैं, सोचने लगी मैं, गुमशुदगी के अंधेरों में जीने का फ़ायदा क्या है। सोचने लगी मैं, गुमशुदगी के अंधेरों में जीने का फ़ायदा क्या है। जलाने को दीपक दूसरे का, जलाने को दीपक दूसरे का, उसमें लौ बनकर रहने का फ़ायदा क्या है, उसमें लौ बन के रहने का फ़ायदा क्या है। हे नारी, तेरा जननी सुता भगनी भार्या कहलाने का फ़ायदा क्या है। हे नारी,
तेरा जन्नी सुता भगनी भार्या कहलाने का फायदा क्या है। हाय मुझको यहाँ क्या क्या नहीं मिल गया, हाय मुझको यहाँ क्या क्या नहीं मिल गया। जलन घुटन और संताप सब कुछ मिल गया, जलन घुटन संताप सब कुछ मिल गया। माचिस की ये अदना सी तीली यूं ही जलती रहेगी, माचिस की ये अदना सी तीली यूं ही जलती रहेगी। एक वजूद ना मिलेगा इसे, एक पहचान ना मिलेगी, एक वजूद ना मिलेगा इसे, एक पहचान ना मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतनी अच्छे से सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इंदु जी। और समय बहुत कम है और इशारा हो रहा है, और मैं बहुत जल्दी से बिना किसी लाग लपेट के या बिना किसी औपचारिकता के आवाज़ दे रहा हूँ मंच पर एक ऐसी कवयित्री, एक ऐसी गज़लकार को जिनकी कविताओं में आपको कोई पेंच, कोई रसहीनता नहीं मिलेगी, उपदेश नहीं मिलेगा, भाव प्रवणता मिलेगी, आत्माभिव्यक्ति मिलेगी, और आपको लगेगा कि आपकी ही बात हो रही है। पत्रकारिता से संबद्ध रही हैं और लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने उपस्थिति दर्ज की है। उन्हीं की दो पंक्तियों से ममता किरण जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि एक दूजे में खोना है, एक दूजे में खोना है, चांद गगन सा होना है, दो ही मौसम होते हैं, हंसना है या रोना है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए ममता जी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी। और आपने तो अब गज़ल का मूड बना दिया है। मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि क्या सुनाऊं, कविता सुनाऊं या गज़ल सुनाऊं, बताइए। गज़ल सुनाया। अच्छा अच्छा, तो चलिए, सभी यहाँ मंच को, समृद्ध मंच है हमारा, और आप सबका पुनः अभिनंदन करती हूँ। और सभी यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग बैठे हुए हैं सभागार में, तो यहाँ से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, कि वो एक झूठ की, अरे वाह क्या बात है। कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़, कि हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। और सफ़र कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कि सफ़र कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज़, कि कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज़। और जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज़। बहुत शुक्रिया, कि हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज़। और हुई जो लकड़ियाँ सीली तो जलना मुश्किल था, कि हुई जो लकड़ियाँ सीली तो जलना मुश्किल था, जलाने उनको कई बार फिर जला कागज़, कि जलाने उनको कई बार फिर जला कागज़। और शेर सुनिए कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गाँवों में, कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गाँवों में, खबर विकास की लेकर मगर गया जी। कि खबर विकास की लेकर मगर गया कागज़। और एक शेर ये सुनिए कि था हाल चाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, कि था हाल चाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, बहुत ही खास था लाया जो डाकिया जी, कि बहुत ही खास था लाया जो डाकिया कागज़। और शेर सुनिए, अंतिम शेर इस गज़ल का, कि हुआ, आप सबके हाथ में मोबाइल, कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज़। वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़।
चलिए, एक गज़ल सुनाने की और अनुमति मिल गई है इधर से, तो मैं रखती हूँ। और आज के अनुमति समय को- अध्यक्ष से लेनी है आपको। हाँ अध्यक्ष से। तो इशारा मेरा दोनों सुनाई। तरफ भी है। देखो, मैंने तो दोनों तरफ ही इशारा किया था कि मंच की तरफ से उधर से अनुमति मिल गई, और संचालक की भी अनुमति चाहिए होती है। चाह के भी रोक नहीं पाएंगे, फिर भी जाना है। स्वागत स्वागत, सुनाई। जी, तो आज का जो समय है उसको थोड़ा अपने जहन में रखिए, और यहाँ से पढ़ती हूँ कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़, कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। और शेर सुनिए कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ ना कर पाई ये अखबारों की भीड़। क्या बात। शुक्रिया। कि कुछ ना कर पाई ये अखबारों की भीड़। और आधी आबादी के लिए शेर पढ़ती हूँ कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, पास कहने को थी अधिकारों की भीड़। बहुत शुक्रिया। कि पास कहने को थी अधिकारों की भीड़। और शेर सुनिए कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। और सज ना पाएगा कभी कोई गुलाब, कि सज ना पाएगा कभी कोई गुलाब, हो ना उसके पास गर खारों की भीड़। कि जी बहुत शुक्रिया। कि हो ना उसके पास गर खारों की भीड़। और शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, कि शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़। जी बहुत शुक्रिया। कि शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़। और अंतिम शेर इस गज़ल का पढ़ती हूँ, मक्ता। कि चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, कि चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, आसमां में गर न हो तारों की भीड़। क्या बहुत शुक्रिया। कि जी बहुत शुक्रिया। कि चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, आसमां में गर न हो तारों की भीड़। एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऐसा भारत में ये सुविधा तो उपलब्ध है कि कोई बिना पढ़ा शिक्षा मंत्री बन सकता है, लेकिन बिना खुद पढ़े सबको पढ़ाने वाला ये काम नहीं हो सकता। तो सबको पढ़ाया आपने, स्वयं पढ़िए। अंजुम शर्मा जी का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, लाखों कविताएं मैंने पढ़ी अपने जीवन में, लेकिन जिन कवियों को मैं कविताओं को बहुत प्यार करता हूँ उनमें एक अंजुम शर्मा भी। जी बहुत धन्यवाद सर। एक कविता क्या हुआ? आप भी तो नहीं, आप बाहर सुना दीजिएगा क्योंकि यहाँ तो संभावना नहीं है। एक कविता की सिफारिश पीछे से आई थी तो मैं वो पढ़ दूंगा, श्रेया घोषाल वाली कविता। लेकिन उससे पहले संजीव सर को एक कविता बहुत पसंद, चूंकि वो यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं वो कविता पढ़ रहा हूँ। हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं जिनको नहीं रहना चाहिए लेकिन वो हैं, तो उनमें से एक ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को तंग कर रखा है। लेकिन फिलहाल दुनिया भर में जो युद्ध का माहौल हुआ और पिछले दिनों कुछ शांति हम लोग दुनिया में देखी, उसी पर एक कविता बहुत पहले लिखी थी कि किस तरीके से युद्ध का वातावरण है, उसमें बच्चों और माँओं का क्या हाल है अगले 12 घंटे। ये उस दौर की कविता है जब 12 घंटे का सीज फायर हुआ था। अगले 12 घंटे नहीं गिरेगी कोई मिसाइल, कोई रॉकेट नहीं छोड़ा जाएगा किसी के नाम। अगले 12 घंटे नहीं गिरेगी कोई मिसाइल, कोई रॉकेट नहीं छोड़ा जाएगा किसी के नाम। अगले 12 घंटे आसमान से नहीं उठेगा धुआं,
अगले 12 घंटे नहीं पीटेगी कोई माँ अपनी छाती, घड़ी देखकर निकल जाएंगे पिता बची संतानों के लिए घिघियाने रिरियाने। कुछ परिवार घरों को घरों में गाड़ कर दूर 12 घंटे दूर चले जाएंगे घरों से। अगले 12 घंटे सबकी आंखें सबके सिरों पर टंगी होंगी। अगले 12 घंटे अभी और जीवित रहेंगे बच्चे अपनी माँओं के साथ। बहुत अच्छे अंजुम, क्या बात। एक कविता और, उसके बाद मैं बैठता हूँ। और चूंकि यहाँ यंग ऑडियंस भी बैठी है, हालांकि सब यंग है लेकिन यंग ऑडियंस भी बैठी है, तो उन्होंने कहा था कि श्रेया घोषाल वाली कविता पढ़ दीजिएगा, तो मैं पढ़ रहा हूँ। एकदम उलट श्रेया घोषाल के लिए। दो ही गायिकाएं मतलब पसंद हैं जीवन में, एक लता मंगेशकर, दूसरी श्रेया घोषाल, तो उनके लिए एक कविता है। जीवन के बाद भी गर जीवन में जो आवाज़ जीवन दे वो आवाज़ हो तुम। जीवन के बाद भी गर जीवन में जो आवाज़ जीवन दे वो आवाज़ हो तुम। सुनिएगा। जीवन के बाद भी गर जीवन में जो आवाज़ जीवन दे वो आवाज़ हो तुम। बीकानेर में जब बरस रहे थे बादल तो चाय की टपरी पर तुम्हारी आवाज़ इलायची के साथ घोली जा रही थी। उस रोज़ मैंने एक नहीं 3 कप चाय पी और शक्कर की शिकायत नहीं की। बीकानेर में जब बरस रहे थे बादल तो चाय की टपरी पर तुम्हारी आवाज़ इलायची के साथ घोली जा रही थी। उस रोज़ मैंने एक नहीं 3 कप चाय पी और शक्कर की शिकायत नहीं की। रूठे जोड़े जब कभी एकांत में सिसके और खुरचने लगे अंधेरे की काई, तब तुम्हारे आलाप ने दिखाया उन्हें सवेरे का क्षितिज। बहुत अच्छे। तुम्हारी तानों ने प्रेम का वितान खींचा, वात्सल्य का सुख बोया, दुख की दूब काटी, अमूर्त को आकार दिया। कहते हैं अपार्थिव था दीदी का गला, दीदी मतलब लता मंगेशकर। कहते हैं अपार्थिव था दीदी का गला, पर दीदी गई तो कुछ को तुम में मिली दीदी, कुछ को दिखी तुम में प्रेमिका, कुछ को पहाड़ से उतरती विलंबित नदी दिखी, कुछ को भरोसे की द्रुत लय और कुछ को पूर्व और अगले जन्म में टहलने के पांव दिखलाई पड़े। क्या बात। मुझे नासा पर नहीं तुम्हारी मुर्कियों पर भरोसा है। क्या बात, क्या बात। मुझे नासा पर नहीं तुम्हारी मुर्कियों पर भरोसा है। मंगल पर पानी मिला तो तुम्हारी आवाज़ के सींचने से मिलेगा। प्लूटो पार उजाला हुआ तो सुरों की तुम्हारे चमक से होगा। उल्का पिंड के टकराने से अगर धरती बची तो तुम्हारी सरगम से बचेगी। और नई नस्लों को विरासत मिली तो तुम्हारे कंठ से मिलेगी। मुझे नासा पर नहीं तुम्हारी मुर्कियों पर भरोसा है। मंगल पर पानी मिला तो तुम्हारी आवाज़ के सींचने से मिलेगा। प्लूटो पार उजाला हुआ तो तुम्हारे सुरों की चमक से होगा। उल्का पिंड के टकराने से धरती बची तो तुम्हारी सरगम से बचेगी। और नई नस्लों को विरासत मिली तो तुम्हारे कंठ से मिलेगी। तुम्हारी आवाज़ गूंजती रहे अनंतकाल तक ताकि जिंदा रहे पीढ़ियाँ। क्योंकि अगर कभी सुनाई दिया तुम्हारा ये कहना कि आज गाने का मन नहीं, तो खुदा कसम उस रोज़ पृथ्वी अपनी धुरी पर रुक जाएगी और सूरज ठंडा होकर गिर पड़ेगा। मैं नहीं चाहता ये इल्ज़ाम तुम पर आए, मैं चाहता हूँ श्रेया घोषाल हमेशा गाए। क्या बात, क्या बात। और अब अध्यक्ष आज के, मैं उनको मंच पर ही हैं हालांकि, लेकिन मैं उनको आवाज़ देता हूँ। उनको परिचय की बहुत ज़रूरत नहीं है, हम सब उनको देखते सुनते आए हैं। मैं अपने बचपन से, और आप लोग अपनी जवानी, और आप कई लोग अपने बचपन से। AIR आकाशवाणी में उप महानिदेशक के रूप में वो कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गज़लों और कविताओं का पाठ किया है। मुक्त छंद, छंद मुक्त और गज़ल यानी तहत में भी, तरन्नुम में भी पढ़ते रहे हैं। उन्हीं की केवल 2 पंक्तियों के साथ उनको आवाज़ दूंगा। और ये उसी यॉनरा की हैं जिस तासीर की कविताएं आपने गीत शुरुआत में पढ़ा, उसी तासीर की 2 पंक्तियों के साथ उनको आवाज़ दे रहा हूँ। और ये कितना सुखद संयोग है कि जिस तासीर के साथ हमने शुरू किया उसी के साथ संभवतः हम अंत भी करेंगे।
और उनकी गज़ल की पंक्तियां हैं कि खूब नारे उछाले गए, खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए, जो अंधेरों में पाले गए, दूर तक वो उजाले गए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। ठीक है, और अंजुम ने बहुत अच्छा संचालन किया और समय की सीमा का सबने ध्यान रखा, मैं भी ध्यान रखूंगा। तो ये संकट सबके सामने आता है कि क्या सुनाया जाए। तो सबसे पहले तो चूँकि ये इससे पहले जो सत्र था वो पढ़ते हुए भी, किताब पढ़ते भी रोया हूँ और यहाँ बैठे बैठे बहुत दफ़े वो हुआ। तो क्रांतिकारियों की बात हुई, स्वाधीनता सेनानियों की बात हुई, और ख़ास करके ये क्रांतिकारियों की माँ पर किताब थी। तो महिलाओं का, भारत की नारी का चरित्र, 2-3 चित्र मैं आपके सामने स्वाधीनता संग्राम के रख रहा हूँ। ये काम मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी नहीं जान सकती कि उस समय क्या भावनाएं थीं, कैसे बलिदान दिए गए। तो बस एक उनको मैंने छंद में सीधा सीधा ढाल दिया है, सुनिएगा। और ये है घटना 9 अगस्त 1942 मुंगेर बिहार की। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था गांधी जी की आवाज़ पर, दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति। अब इसमें महिला का चरित्र देखिए आप कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। कि पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। और ऐसे बहुत सारे छंद, एक छंद और सुनिए क्योंकि क्रांतिकारियों का जो जज्बा है, और इसमें सिर्फ उस जज्बे को महसूस करिए। घटना ये होती है कि नामधारी सिखों को ब्रिटिश फौज ने एक एक को तोप से बांधकर उड़ा दिया। ऐसे 57 नामधारी सिखों को ये घटना होती है। घटना में क्या होता है उसके वो जज्बात आप महसूस करिए कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। अंग्रेज बड़े सभ्य मानते थे अपने को, तो पूछ रहे मरने से पहले ख्वाहिश। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है, कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए। प्रार्थना कर रहे हैं अंग्रेजी फौज से कि विनती है आपसे करम फरमाइए कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान, हमें इससे बचाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान, हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। और जी छंद आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक छंद वो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की घटना ये होती है कि सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को का तुला दान मतलब होता था, हम परिवारों में भी होता था, एक तरफ वो बिठा के और दूसरी तरफ, तो उनका तुला दान की खबर मिलती सबको। तो छंद सुनिएगा, यहाँ भी जज्बात को महसूस करो। यहाँ फिर भारत, ये नारियों की बात आती है। घटना सिर्फ इतनी होती है कि जब नेताजी ने देखा कि इसमें तो मंगलसूत्र वगैरह भी पड़े, तो वो टोकते हैं, मना कि ये क्यों लाई। तो वो ये छंद है कि समाचार नेताजी के तुला दान का मिला तो गहनों समेत सारी नारियां ही धाई थीं, और गहनों में नेताजी ने देखे जो सुहाग चिन्ह, टोका इन्हें रखो, इन्हें लेके ही क्यों आई थी। तो वो जवाब देती हैं कि देश से बड़े नहीं सुहाग चिन्ह। बोली सभी कि देश से बड़े नहीं सुहाग चिन्ह, बोली सभी इसे इन्हें रखें, हम बड़े मन से ये लाई थी। देख भारत की नारियों का देख बलिदान भाव, नेताजी सुभाष की भी आंखें छलछलाई थी।
तो ये तो हुआ। और एक कविता छोटी सी, वो हमने आज देखा राष्ट्रगान संकेतों की भाषा में हुआ। छोटी सी कविता सुनिएगा, मेरी कविता है कि वो 3-4 के समूह में बातें करते हैं संकेतों की भाषा में, देखते बनती है उनके हाथों और उंगलियों के संचालन की मुद्राएं और गति। वो बहुत गहरे डूबे हैं अपने बातचीत में, तरह तरह के भाव भरते हैं उनके चेहरों पर। उनकी इस बातचीत का दृश्य बनाता है अजीब कौतूहल का वातावरण। विस्मित हो देखते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं लोग, दया भाव से लेकर उपहास तक के भावों पर। गूंगे हैं, एक फुसफुसाता है दूसरे से, गूंगे हैं, एक फुसफुसाता है दूसरे से, वे सुन ही नहीं। उन्हें दिखता है सिर्फ गूंगापन, उन्हें दिखता है सिर्फ गूंगापन। वे सुन ही नहीं पाते कि इस वार्तालाप में जिंदगी कैसे चहक चहक कर बोल रही है। और आखिरी में जी छोटी सी कविता, यहीं से यहीं से इसका उत्पत्ति हुई, उत्तराखंड की धरती से। घटना यहाँ की है, और लेकिन तब मैं शायद वेनेजुएला में था, जो टीवी पर दृश्य देखा था बहुत दहल गया। इस धरती से मेरा बहुत गहरा संबंध है। जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था तो हर जुलूस, हर उसमें बैनर पे कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई शेर जरूर रहता था। तो आपके उत्तराखंड की मिट्टी में मेरे कहीं एक छोटी सी ईंट का टुकड़ा मेरा भी लगा है। तो सुनिएगा, शीर्षक है बयान। इतने भयानक विनाश के बाद तुम्हें पूरा अधिकार है कि मुझे मां की जगह हत्यारणी जैसे खिताब से नवाज दो, लेकिन मैं प्रकृति हूं, कोई जादूगरनी नहीं। मैं प्रकृति हूं, कोई जादूगरनी नहीं, सर्वशक्तिमान भी नहीं। तुमने नहीं सुनी मेरे उस महान बेटे की बात कि मेरे पास तुम सबके लिए सब कुछ है, लेकिन कम है किसी एक की भी हवस के लिए। तुमने नहीं सुनी मेरे उन जुझारू बेटों की बात जिन्होंने कहा था हिमालय अभी बच्चा है, हिमालय अभी बच्चा है, जरा सी छेड़छाड़ से रुआंसा हो जाता है, बहुत अधिक छेड़ा तो फफक फफक कर रो पड़ेगा, और वो रोया तो उसके एक एक आंसू के बदले तुम्हारे हजार हजार आंसू गिरेंगे। लेकिन तुमने उसकी घाटियों के साथ, उसके वनों के साथ, उसकी पहाड़ियों के साथ, सबके साथ मनमानी की, गिद्धों की तरह नोच डाला उसके जिंदा जिस्म को। हमने वर्षों, सैकड़ों वर्षों की मेहनत से बनाए थे जो रास्ते, कि बहता हुआ पानी निकल जाए तसल्ली से बिना कोई बाढ़ तबाही लाए, तुमने सब के सब बंद कर दिए लापरवाही से। तुमने बनाए बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी इमारतें, और जब पानी बह चला दिशाहीन होकर तो तुम हमें दोष दे रहे हो विनाश का, कि तुम हमें दोष दे रहे हो विनाश का। ये जिसे तुम बादल का फटना कहते हो, ये जिसे तुम बादल का फटना कहते हो, सच पूछो तो मेरे कलेजे का फटना है। और मैं प्रकृति कसम खाकर कहती हूं, मेरे बस में नहीं होता अपने कलेजे को फटने से रोक पाना। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी सर। मैंने लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को इस रूप में नहीं देखा था कि वो इस तरह से भी कविता पाठ करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमने उनको तहत और तरन्नुम में गज़लें पढ़ते हुए या मुक्त छंद में कविताएं पढ़ते हुए, अलग किस्म की कविताएं पढ़ते हुए देखा है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अतुल जी आपका, सोमेश्वर जी, ममता किरण जी, इंदु अग्रवाल जी, भारती शर्मा जी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आपका, वैल्यू ऑफ वर्ड्स का संजीव सर का, बाकी सब लोगों का, आप सभी का भी, DIT से जो विद्यार्थी आए उनका भी, और जितने श्रोता सामने बैठे हैं उन सभी का। बहुत कवि भी सामने बैठे हैं। इस साल की हिंदी फिक्शन की विनर सोनी पांडे, जो खुद कवयित्री हैं, वो हमारे सामने बैठी हैं इस समय। और पीछे मैं देख पा रहा हूँ राहुल कोटियाल बैठे हैं, इस धरती के बहुत युवा पत्रकार, और जिस तरह से रिपोर्टिंग इन्होंने पिछले दिनों की है, आप सबको देखना चाहिए बारहमासा चैनल। आपको लग रहा प्रमोशन है तो हाँ है, क्योंकि वो आपको देखना चाहिए। वाकई में किस हिसाब से पत्रकारिता होती है, राहुल के लिए एक बार जोरदार तालियां एक बार आप जरूर बजाएं, आपको अच्छा लगेगा। और तमाम लोग जो इस सभागार में मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।